जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। साथ में एक न्यूज़ के बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। साथ में स्टॉक मार्केट के अंदर अभी युद्ध को लेकर क्या अपडेट देखने को मिल रहा है, आज मार्केट के अंदर जो तेज़ी बनी है उसको लेकर क्या अपडेट है, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, जो 150 रुपये का शेयर होता था। कितने का? 150 रुपये का। और 150 रुपये से गिरते गिरते आज की डेट में 22 रुपये के आसपास पहुंच गया। और 22 रुपये से अचानक उसके अंदर 8% की तेज़ी देखने को मिली। उसके बाद थोड़ी गिरावट भी हो गई है, अच्छी खासी गिरावट और अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। तो अभी 5% के अप्रोक्सीमेटली बंद हुआ है। ओला इलेक्ट्रिक प्लान कर रहा है। देखिए, ये जो प्लान करने वाली बात है ना, ये आने वाले टाइम में एग्जीक्यूट होनी चाहिए। किसको लेकर? यहाँ पर फंड रेस करने को लेकर। किस पर? बैटरी आर्म। देखिए, बैटरी पर कंपनी ने बड़ा ही फोकस किया है। कंपनी ने बोला है कि हम अपनी खुद की बैटरी बनाने वाले हैं, जो कि ऑटो सेक्टर यानी कि कंपनी की जो बाइक्स हैं या फिर स्कूटर्स हैं उसके अंदर तो लगेगी, साथ में जो घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम इस्तेमाल करते हैं उसको स्टोरेज करने के लिए जो बैटरी होती है नॉर्मल, उसमें भी इस्तेमाल की जाएगी। बड़ी बड़ी अगर हम बात करें सोलर पैनल से जो कनेक्टिविटी रहती है उससे भी स्टोर कर सकते हैं। खाना, एयर कंडीशनर, सारी चीज़ें आप चला सकते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से सारी चीज़ें लेकर अलग अलग प्राइस की होगी। जैसी कैपेबिलिटी रहेगी, स्टोरेज कैपेबिलिटी रहेगी, उसी के हिसाब से अलग अलग प्राइस रहेगा। तो कंपनी एक अच्छा फील्ड चूज़ किया है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ फील्ड चूज़ किया? क्योंकि इसकी डिमांड है। अभी देख रहे हैं कितनी दिक्कत परेशानी हो रही है यहाँ पर। हम देखिए कितनी परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये नहीं है, वो नहीं है, तेल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा। दुनिया युद्ध में उलझी हुई है और हम यहाँ पर कहाँ पर उलझ गए एकदम। देखिए, युद्ध हुआ 3 देशों के बीच में और युद्ध से भी बड़ा युद्ध हम झेल रहे हैं यहाँ पर। गैस का संकट हो गया, क्योंकि गैस आती थी, चलती थी, आती रहती थी, चलती रहती थी, लगातार चलता रहता। स्टोरेज की कोई आवश्यकता इतनी ज़्यादा पड़ी नहीं आज तक कभी, और कभी ऐसा लगा भी नहीं कि हाँ ऐसा कुछ हो सके। अगर पहले से ही ऐसा कुछ अनुमान होता तो शायद बहुत ज़्यादा स्टोरेज करके रखती हो जाती। देखिए, स्टोरेज तो रहती ही रहती है, थोड़ा स्टोरेज, इतना स्टोरेज रहता है कि अगर 20-25 दिन अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो चलता रहेगा। इतना बड़ा कंट्री है, 20-25-30 दिन का भी अगर स्टोरेज रहे तो कोई अच्छी बात ही है। लेकिन समझिए कि आने वाले टाइम में तेल में दिक्कत हो जाए, गैस में दिक्कत हो जाए। अब देखिए, इस युद्ध का सबसे बड़ा फायदा किसको देखने को मिल रहा है? जानते हैं किसको देखने को मिला है? रसिया को। पूरा यूरोपियन कंट्री, अमेरिका क्या कह रहा था कि हमें रसिया को मारना है। रसिया को तो वो मार नहीं पाए और इकोनॉमी को ऊपर उठा दिया है। कहीं से तेल मिल नहीं रहा, कहीं से भी तेल नहीं मिल रहा है। इंडिया को भी $90 के आसपास ही पर बैरल, $90 पर बैरल के आसपास ही रसिया तेल दे रहा। पहले कितना दे रहा था? 54, 55, 40 से भी 50 से भी ज़्यादा नीचे की साइड में आ गया था। $50 से भी नीचे की साइड में पहुंच चुका था। इतना सस्ता तेल दिया था क्योंकि कोई लेने वाला नहीं था, तो इंडिया। अब इस समय ऐसा करने से अमेरिका ने किसका नुकसान किया? अपना। जिस देश को वो बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था उसको तो बर्बाद कर नहीं पाया। उलझ कहां गया? ईरान में। समझ बात है? यूक्रेन, देखिए जैसा यूक्रेन ने किया वैसा ही ईरान कर रहा है। ईरान के पास है थोड़ा सा ज्यादा, कह सकते हैं हम, कह सकते हैं कि मिसाइल वगैरह ज्यादा है, लेकिन फिर भी देखना जरूरी यह है कि क्या हकीकत में इजराइल और अमेरिका से जीत सकता है ईरान? कभी नहीं। जिसकी एयर फोर्स अच्छी नहीं है ना, एयर डिफेंस अच्छा नहीं है, उसको आप ये मत मानिए कि जीत जाएगा। वो नहीं जीत पाएगा। देखिए, जब अगर एकदम ऐसा युद्ध शुरू हो जाए जिसमें आदमी को भी मारना शुरू किया जाए, एरिया का एरिया खाली होना शुरू हो जाएगा, फिर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, फिर कुछ नहीं होता है, बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं किया जा रहा। अभी युद्ध कहाँ पर हो रहा है? अभी देखिए, आप न्यूज़ वगैरह में आप सुन रहे हैं, लेकिन न्यूज़ में सुनना और हकीकत में अभी क्या है, आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर बीच में बिल्डिंगों पर या फिर बिल्डिंग्स पर भी वहीं पर शक, जहाँ पर आर्मी कोई ठिकाना या कोई सेंटर, आर्मी से रिलेटेड सेंटर, कुछ लड़ाई से रिलेटेड सेंटर, ऐसी जगह ही रडार, इन पे ही अटैक किया जा रहा है। अमेरिका के बेसिस पे अटैक किया जा रहा है। तो अभी इस समय नुकसान अमेरिका को भी जबरदस्त। अमेरिका ने सोचा भी नहीं था कि मेरा ऐसा हाल होगा कि मुझे अरब कंट्री से भागना पड़ेगा।
आने वाले टाइम में फिर दोबारा से वहीं पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसको बनाना, फिर करना, फिर जितने भी अरब कंट्रीज है उनका ट्रस्ट जीतना। कैसे ट्रस्ट? युद्ध हुआ, भाई आप हमें नहीं बचा पाए, तो हम किस चीज का पैसा दे रहे थे आपको? अरब कंट्रीज के अंदर एक भी मिसाइल गिरी, एक भी, दुबई के अंदर गिरी, कतर के अंदर गिरी, बस सीधा खेल यहां पर निकल कर आता है। अमेरिका से जवाब पूछा जाएगा, भाई आप अपने बेसिस नहीं रोक पा रहे हैं, आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है, बताइए ना। तो यहां पर अमेरिका को भी बड़ा नुकसान देखने को मिला, इजराइल को भी, साथ में ईरान को तो है ही। क्या होगा समय बताएगा। देखिए अभी बातचीत चल रही है, अभी यहाँ पर भी एक खबर देखने को मिल रही है कि जहाबार पोर्ट, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ईरान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसके आसपास अटैक किया गया है अमेरिका के द्वारा। देखिए झटके तो लगेंगे, झटके तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि वो ईरान का है, तो ईरान की संपत्ति कहीं पर भी दिखाई देगी उस पर अटैक करने वाली बात चलेगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ कहा नहीं जा सकता युद्ध के बारे में कि अब आगे आने वाले टाइम में क्या स्टेप होने वाला है। हाँ बात है कि कनाडा ने साफ मना कर दिया है, कनाडा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम इस युद्ध के अंदर शामिल नहीं होने वाले। नेटो का कोई बहुत कम देश आ रहे हैं, नेटो के कितने सारे देश हैं। अमेरिका के बेसिस पे अटैक होना मतलब अमेरिका पे अटैक होना, आना चाहिए ना नेटो कंट्रीज, नहीं आ रहा, मतलब नेटो के अंदर भी फूट जल चुकी है। इसका पीछे का कारण है तेल। और कोई कंट्री होता तो ये साथ में खड़े हो जाते, लेकिन उनको समझ में आ गया कि वेनेजुला के राष्ट्रपति को बंद कर लेना, ठीक है, ईरान पर अटैक कर देना। अमेरिका क्यों अटैक करता? उसको लगता है कि नेटो कंट्रीज आ जाएंगे मुझे बचाने के लिए। समझ बताइए। ऐसे ही यूक्रेन ने सोचा था मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे, मेरे तो पीछे इतने खड़े हैं, मैं तो लड़ता रहूंगा, यहाँ पर आर्मी आ जाएगी। कुछ नहीं हुआ, यूक्रेन का एक जवाब, एक जिद उसको खत्म कर दिया। सीधा फंडा था। अब क्यों शांत है? अब नेटो में शामिल हुआ क्या यूक्रेन? नहीं हुआ ना। सब कुछ खत्म कराने के बाद क्या फायदा लगा, बताइए आप, कुछ फायदा लगा? तो दोस्तों यहां पर अगर देखें तो पूरा खेल यहां पर इकोनॉमी को बर्बाद करने वाली बात चली है, इकोनॉमिक युद्ध हो चुका है अभी। तो ये अपडेट आपको होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, कभी भी कुछ भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर 5% की तेज़ी थोड़ी सी ज़्यादा थी। तेज़ी के पीछे का कारण आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बस अब ये सब कुछ ठीक हो गया है। कंपनी जब तक प्रॉफिट नहीं दिखाएगी, अपना मार्केट शेयर नहीं बढ़ाती है, तब तक आप कुछ अच्छा मत समझिए। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, अगर गैस के रेट बढ़ें, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ें, तो आने वाले टाइम में ये कंपनियां अच्छा प्रॉफिट कमा सकती हैं। लेकिन अभी जो बढ़ना वो एक अलग बात हो गई ना, ग्लोबली अभी बढ़ रहा है वो एक अलग बात हो गई, उसके पीछे के कारण है, क्योंकि वहां से तेल नहीं आ रहा। जैसे ही तेल की सप्लाई बढ़ेगी रेट नीचे गिर जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएंगे। चाहते हैं धीरे धीरे, आप देखेंगे तेल धीरे धीरे महंगाई हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी कहीं बड़ा एक योगदान है। कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर इसी तरीके से चाइना और इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज इसी तरह से बढ़ती जाती है, तो शायद आने वाले टाइम में तेल के रेट स्टेबल हो सकते हैं। दोस्तों बड़ी गिरावट है ओला के अंदर। अब देखिए आगे क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। प्रोमोटर की होल्डिंग है 34.59% की। एफ आई 3.24% थे, कितने हो गए अब इस समय? 4%। डी आई कितने थे? 2.87%, अभी कितने हैं? 7%। तो जो मेरे पास डेटा था वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी एक रिस्क रहता है कि एफ आई डी आई से ज़्यादा होल्डिंग अगर हो जाए पब्लिक की, तो वो रिस्क रहता ही रहता है। लेकिन यहाँ से अगर पब्लिक धीरे धीरे कम करती है और यहाँ पर अगर बढ़ाती है, यहाँ पर अगर एफ आई डी आई इसके अंदर इंटरेस्ट जगाते हैं, इस लेवल पे हो सकता है जग जाए, क्योंकि 20-22 रुपये का शेयर है, इससे ज़्यादा और नीचे क्या जाएगा। थोड़ी सी भी अगर कमाई होगी, अच्छा प्रॉफिट अगर थोड़ा सा भी निकालता है, एक उम्मीद भी अगर रही, तो 20-22 रुपये से फिर नीचे क्या जाना। अब तो गिर चुका है, आगे क्या करना है? 20 रुपये के आसपास आ गया, अब तो गिर गया ना, बस अब गिर गया तो गिर गया। अब थोड़ा बहुत नीचे थोड़ा बहुत ऊपर यहीं रुका रहेगा, और आने वाले टाइम में कंपनी अगर बढ़िया काम करती है तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा। अब नीचे जाने का क्या है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता, मार्केट में कब पलटी लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों कल मैंने एक खबर आपके साथ शेयर की थी कि जो मिल्कमैन होते हैं, जो दूधिया होते हैं, ये दूध बेचते हैं। बहुत सारे लोग लाइसेंस रहता है, बहुत सारे लोगों के पास लाइसेंस नहीं रहता है। तो जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो देखिए ज़्यादातर लोग दूध के अंदर पानी मिलाते हैं, लेकिन दूध के अंदर कुछ और नहीं मिलना चाहिए, दूध किसी और दूसरे केमिकल से नहीं मिलना चाहिए।
तो बड़ी शिकायतें जा रही हैं। इन सारी चीज़ों को देख के सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कोई भी दूध से रिलेटेड काम करेगा तो उसके पास रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। वो ऐसा नहीं कि उठाया और काम करना शुरू कर दिया, दूध लेना शुरू कर दिया और अपनी मर्जी से ही दूध बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस शेयर पर आप फोकस कर सकते हैं। आज का लो देखिए 192 रुपये और ऊपर की साइड में कितना मारा है इसने, 206 रुपये। अच्छी खासी गिरावट भी है। एक चीज़ और समझ लीजिए, 376 रुपये से गिर के ये काफ़ी सस्ते दाम पे इस समय आपको मिल रहा है। और स्टडी कीजिए, नाम सुनकर गिरावट सुनकर नहीं खरीदना है। गिरावटें तो और बड़ी हो सकती हैं, अभी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल गया ना। आप शेयर का नाम सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गिरावट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। गिरावट यहाँ से भी और हो सकती है। देखते हैं क्या होता है आगे। दोस्तों अगला शेयर है HDFC बैंक। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि 800 रुपये के आसपास ये शेयर था। आज 21 रुपये की तेजी है। 800 रुपये के आसपास आप खरीदते हैं और इस शेयर को बेचते हैं 1100 रुपये के आसपास, तो कितना पैसा आपका बनेगा? बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। आपसे मैं फिर दोबारा पूछता हूँ कि कितना पैसा बन सकता है? लिख कर दिखाएं कि 800 रुपये पे आपने HDFC बैंक को खरीदा मान लीजिए किसी ने, और 1100 रुपये में बेचता है, तो कितना परसेंट पैसा बना? कुछ लोग बस सोच छोड़ देते हैं। मेहनत कीजिए, आपको निकालना है, मेहनत करनी है और बताना है। परसेंटेज आपको सीखनी ही पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर खरीदता हूँ, यहाँ से नीचे गिरा, एक आपने टारगेट बनाया ऊपर की साइड में इतना पैसा बने। ठीक है, तो ये आपको होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी मंगलूर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। जी क्या होगा यहाँ पर? देखिए अभी तो इसके अंदर तेजी बन रही है। तेजी बनने का तो कोई खास लॉजिक नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि तेल कहीं से आए, रिफाइन किया जाए, या फिर आप इसका लॉजिक ये लगा सकते हैं कि अभी गैस की दिक्कतें हैं तो लोग तेल की तरफ भाग रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी तेज़ी बनी है। बस ये लॉजिक थोड़ा सा लगा सकते हैं। बाय द वे देखिए, तेल गैस अभी उतनी अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ वगैरह में निकल कर खबरें आ रही हैं, वो अभी उतना अच्छा माहौल अभी है नहीं। ठीक है, जो जिस तरीके से पहले हमें तेल मिल रहा था, वो अभी थोड़ी दिक्कतें परेशानी यहाँ पर चल रही हैं। हमारे पास रिजर्व्स है, आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें ना हो, ये युद्ध आगे ना बढ़े, तो बहुत एक अच्छी बात है। ठीक है, जो तेल वाली कंपनियां हैं उन्हें तेल ही नहीं मिलेगा तो आगे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, गैस की किल्लत के बाद तेल वाली कंपनियों को फ़ायदा हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगली कंपनी होगी ITI। 18% की तेजी बन गई है। कितनी? 18% की तेजी बन गई है। आपका दिमाग घूम गया होगा कि भाई 18% की तेजी बन गई है। खबरें वही हैं कि इस कंपनी के अंदर तेजी 20%, 18% बनना, एक बड़ी बात यह है कि सारा माल तो प्रमोटर पे ही है। 97% FIDIs को तो पता ही नहीं इस कंपनी के अंदर है भी है, मतलब कि उन पर कुछ माल ही नहीं है। जब ये कभी सरकार अपनी स्टैक यहाँ पर बेचेगा तब जाके सारा खेल होगा। मतलब कि बड़ा प्लेयर थोड़ा सा भी यहाँ पर प्रेशर लगाए तो शेयर के अंदर वॉल्यूम बढ़ते ही शेयर के अंदर तेजी बन जाती है। तो BSNL के बड़े कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिले हुए हैं। डेटा सेंटर बनाने के लिए भी कंपनी को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से भी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये न्यूज़ है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो बड़ा माल किस पर है इस समय? सरकार के पास है। फ्री शेयर कितने होंगे जिन पर ट्रेडिंग चल रही होगी? थोड़ा सा भी प्रेशर मारता है तो एकदम इसी तरह का एक दिन के अंदर, जब भी कभी इसके अंदर तेज़ी आपको देखने को मिल जाए तो समझिए कि गिरावट तेज़ी इसी तरह की देखने को मिलेगी शेयर के अंदर। ध्यान लगा सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा रेडिंगटन। जी क्या करें, देखिए रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, कंपनी के काम में कोई कमी नहीं है, बस सारा खेल युद्ध का है। अभी शेयर खरीदने से पहले 50 बार सोचें कि गिरावटें हो सकती हैं। युद्ध खत्म नहीं होता तो आपका शेयर कैसे भागेगा? समझ लीजिए इस चीज को। आपका फोकस युद्ध पर होना चाहिए। युद्ध ही डिसाइड करेगा कि कब मिडिल ईस्ट के अंदर दिक्कतें परेशानी कम होगी, क्योंकि ईरान पर अटैक करते हैं तो ईरान सीधा अरब कंट्रीज के अंदर मारता है मिसाइल फेंक के। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये कुछ शेयर्स थे, रिकमेंडेशन कोई नहीं है। युद्ध का माहौल है। युद्ध का माहौल भी अगर नहीं है तब भी नॉलेज पर्पज से वीडियो यहाँ पर बनाई जाती है। शेयर बढ़िया है, इसके अंदर भी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। लगभग 62% की हिस्सेदारी किसकी है? इस कंपनी के अंदर FIs की है। तो इसके अंदर भी तेजी गिरावट ऐसे ही जबरदस्त ऊपर नीचे होता है शेयर।